हेलो दोस्तों, आज हम सब एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर थ्योरी वाले वीडियो देख लीजिए। एंड इसके अतिरिक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इस वीडियो में मेरा प्रयास यह रहेगा कि हम सॉल्यूशन के साथ थ्योरी को भी रिलेट कर सकें। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए हम एक्सरसाइज 1.2 के प्रथम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 है, प्रथम नंबर का प्रश्न है। एक्सरसाइज 1.2 है, प्रश्न संख्या क्या है? प्रथम है। एक्सरसाइज 1.2 में प्रथम नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न का सॉल्यूशन समझने से पहले आप सबको अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या के बारे में कहने का मतलब संख्याओं के प्रकार के बारे में हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग उसको पहले देख लीजिए ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने से पहले हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड क्या होता है या अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अथवा वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए अच्छा से, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे प्रथम नंबर का प्रश्न क्या है? प्रथम नंबर का प्रश्न है 140। तो अभी बेसिक चीज़ बता रहे हैं। तो प्रथम नंबर का प्रश्न है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने का 2 तरीका है। एक बचपन में हम लोग पढ़े थे भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। और दूसरा तरीका है अभाज्य गुणनखंडन मेथड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम भाग विधि से पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 140 है तो कितना से लगाएंगे? इसमें 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। इसमें 140 में 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 होता है। फिर यहाँ पर 2 गुना 0 0 होता है। फिर कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 होता है। फिर यहाँ पर 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 0 उतरेगा, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 होता है। फिर अब कितना से लगेगा? 3 5 कितना होता है? 8 होता है। तो 3 से लगने वाला नहीं है यहाँ पर, तो 5 से लगाएंगे 7 होता है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब हो जाएगा? 2 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7। इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 हो जाएगा। या इसको 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हम बता दिया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय वैसे लिखा जा सकता है। क्या बताया है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय तरीका से लिखा जा सकता है। तो यह 2 गुना 5 गुना 7 किसका गुणनखंड है? 140 का अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है। फिर यह भी 2 अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 5 भी अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 7 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए इसको। तो 2 गुना 5 गुना 7 का गुणनफल क्या हुआ? 140 हुआ। तो यह तरीका क्या हुआ? 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका है। क्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका है, क्योंकि 140 का गुणनखंड पूछेगा तो 2 गुना 5 गुना 7 होता है। 2 गुना
5 गुना 7 का अगर गुणनफल पूछेगा तो 140 हो जाएगा। तो आई होप आप सबों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। प्रथम का पहला प्रश्न है 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा नंबर में है 156 को, तीसरा नंबर में है 3825 को, चौथा नंबर में 5005 को, एंड पाँचवा नंबर में कितना है 7429 को। तो इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रथम नंबर का प्रश्न है, इसको पहले हम भाग विधि से बता देते हैं, क्योंकि भाग विधि से बनाना आसान है। किसी भी संख्या का भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालना आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंडन मेथड से निकालना क्या होता है, कठिन होता है। तो चलिए, इससे अच्छा होगा कि पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2-4 सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस से बनाएंगे तो भाग विधि से बनाएंगे। तो आइए प्रथम नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम नंबर में है 140 का। तो 140 का जैसे डायरेक्ट लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड तो प्रोसेस से बनाएंगे तो सॉल्यूशन देना जरूरी है। सॉल्यूशन दे दिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है। तो 140 दे देंगे। तो 140 में कितना से लगने वाला है, 2 से लगने वाला, तो 2 से लगा देंगे। फिर कितना मर्तबा में लगेगा उसको हमको ध्यान में रखना है, ख्याल में रखना है। तो 140 में जब 2 से लगाते हैं तो कितना मर्तबा में लगेगा, 2 7 14, फिर 0 70 बार में लगेगा। तो 70 को यहाँ पर नहीं लिखना है, क्या करना है 70। यदि आप लोगों को डायरेक्ट नहीं होता है तो कितना मर्तबा में लगता है, रफ कॉपी में उसको लिख लो रफ जगह पर। तो 70 बार में लगता है, तो 2 लिख लिए। फिर 70 में कितना से लगेगा, 2 से लगने वाला है, तो फिर 2 से लगा दिए 70 में, तो कितना बार में कटेगा, 35 बार में। फिर 2 दिए, फिर 35 आया, तो कितना आया, अब 35 आया। फिर 35 में कितना से लगने वाला है, फिर 35 में अब कितना से लगने वाला है, तो 35 में अब 5 से लगने वाला है, तो 5 से लगा दिए। फिर 7, तो इसको 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 है। तो यह 140 का अभाज्य गुणनखंड है, और 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 है। तो इन सभी संख्याओं का जो गुणनखंड है, मतलब इन सभी संख्याओं का जो गुणनफल है वह 140 है। यह प्रोसेस क्या है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने का प्रोसेस है। तो आई होप प्रश्न संख्या प्रथम का सॉल्यूशन आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि डायरेक्ट लिखने के तरीका से, यानी कि डायरेक्ट लिखने के वैसे समझ गए होंगे। तो इसको हम भाग विधि से लिखकर भी बता देते हैं। तो भाग विधि से किस विधि से अब बनाएंगे 140 से, तो आइए दूसरा नंबर का जो प्रश्न है 156 को हम इसको भाग विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। किस विधि से, भाग विधि से। तो दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है, 156 है, तो सॉल्यूशन देते हैं। 156 है प्रश्न, तो इसको क्या करेंगे, इसमें कितना से लगेगा, तो 2 से लगा दिए। 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर भाग विधि से बनाने में आसान होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग लगाते चले जाते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट जब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस विधि से दिमाग पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ता है। तो हम दोनों तरीक़ा से एग्जाम हॉल में बना सकते हैं। 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। इसके कहने का मतलब डायरेक्ट भी हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। इस प्रोसेस से रफ पेज में आप लोग एक्स्ट्रा कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद भाग विधि से भी बना सकते हैं एग्जाम हॉल में भी। तो 2 से लगाएंगे तो 2 7
14 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 6 को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 16 2 8 16 होता है, फिर 2 से लगने वाला है, 2 से लगा दिए, फिर यहाँ पर कितना हो जाए 2 3 6 होता है, यहाँ पर 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 8 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 18, 2 9 में 18। अब क्या होता है इसमें तो 3 से लगने वाला है, 3 से लगा दिए, क्योंकि जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से करता है वह संख्या भी 3 से करता है, तो 9 3 12 होता है, 12 3 से कट रहा है, तो इसलिए 39 भी 3 से कटेगा। तो अगर आप लोग विभाज्यता के नियम से परिचित नहीं है या अच्छा तरीक़ा से नहीं जान पाते हैं कौन संख्या कितना से डिवाइड होगा, तो हम एक सेपरेट वीडियो विभाज्यता के नियम पर बना देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो 39 में क्या करें 3 से लगा दिए, कितना से लगाएंगे 3 से लगा देंगे तो कितना 13 39 होता है, तो 13 बार में। अब तो नहीं लगने वाला है क्योंकि 13 क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आप क्या देंगे अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2। इसको एक बार लिखने का अगर मन है तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो इस प्रोसेस से भी एग्ज़ाम हॉल में बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से अगर एग्ज़ाम हॉल में बनाएंगे तो गलत होने का चांस कम हो जाता है, और इस प्रोसेस से गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। आई होप प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन भाग विधि से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम तीसरा नंबर का प्रश्न है 3825 को, मतलब 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो तीसरा नंबर का प्रश्न लेंगे इस तरह, तीसरा नंबर दिए, फिर क्या करेंगे सॉल्यूशन देंगे, या टिक डबल टिक नहीं मारना है आप लोगों को, फिर सॉल्यूशन देंगे। तो 3825 है तो 3825 ले लिए, फिर इस तरह देंगे, कितना से लगने वाला है 2 से नहीं लगने वाला है, क्योंकि 2 से लगने के लिए क्या होना चाहिए इकाई अंक के स्थान पर 0 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ नहीं तो 0 है नहीं तो 2 का मल्टीपल है, इसलिए 2 से लगने वाला नहीं है। तो जब 2 से लगने वाला नहीं है तो हम लोग 3 से जांचते हैं। 3 से जांचते हैं तो हम बताए जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से करता है वह संख्या भी क्या होता है 3 से करता है। तो यहाँ पर अंकों का योगफल करते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 7 8 कितना होता है 15, 15 3 18, तो 18 3 से कट रहा है, तो इसलिए 3825 भी 3 से कटेगा। तो 3 से लगा दिए, 3 से लगाएंगे तो 3 का है 3, यहाँ पर 8 है, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा कितना 2, फिर 2 उतारेंगे 3 7 21, फिर 1 रिमाइंडर कितना फिर 1, फिर 5 उतरेगा तो 15, 3 5 15, 1275 फिर कितना से लगने वाला है देखते हैं, 2 1 3 होता है, 3 7 10 10 5 15, 3 से लगने वाला है, 3 से लगा दिए। तो 1 में 300, तो यहाँ पर 1 में 3 से नहीं लगेगा तो 2 अंक लेंगे, तो 12 में 3 से लगने वाला है, तो 3 चौके 12, यहाँ पर 7 उतरेगा 7, 3 का है 3, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 दूनी 6, फिर 1 रिमेंबर 3 दूनी 6, फिर 3 5 15, 425। यहाँ पर कितना है 5 2 7 7 4 11, 3 से अब नहीं लगने वाला है, तो क्या करेंगे 5 से तो लगने वाला है, 5 से लगा दिए, यहाँ पर 5 8 40 होता है, फिर क्या यहाँ पर कौन सी उतरेगा 2 रिमेंबर बच जाएगा, यहाँ पर कितना अब 5 उतरेगा तो 25, 5 25, और फिर यहाँ पर 5 से लगने वाला है तो 17 बार में, क्योंकि 17 5 85 होता है। तो आप क्या करेंगे, अतः इसको एक बार लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट प्रोसेस छोटा करना है, तो अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड, कौन सी अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या सब हो जाएगा
3 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 पर पावर 2 हो जाएगा, गुना 17 हो जाएगा। आंसर हो गया। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड यह हुआ और इनका गुणनफल क्या हो गया 3825। आई होप प्रश्न संख्या 3 भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। इसी तरह हम प्रश्न संख्या 4 को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और प्रश्न संख्या 5 का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 4 का भी सॉल्यूशन और प्रश्न संख्या 5 का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रॉब्लम है उसको आप लोग इस मेथड से हल कर लेंगे। सो हम प्रश्न संख्या 2 पर अब आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो थ्योरी वाले वीडियो में हम बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 6 है 20 है, कितना है 6 और 20 है, इसका जितना तो 6 और 20 का अगर हम गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे 6 और 20 का गुणनफल करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 6 और 20 का 6,20 का एचसीएफ गुना 6,20 का क्या होता है एलसीएम होता है, इसके बराबर होता है। कोई भी संख्या ले लो इस पैटर्न को फुलफिल करेगा क्योंकि यह फार्मूला है। तो वहीं इसी के रूप में इसको बोल रहा है प्रश्न संख्या 2 को दर्शाने के लिए क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न हम सॉल्यूशन करते हैं इस मेथड से। प्रश्न संख्या 2 है, पहला प्रश्न 26 और 91 का क्या करना है, 26 और 91 का। तो फार्मूला चलिए हम बगल में लिख देते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम किसका, पहली और दूसरी संख्या की एलसीएम, पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम भी और पहली एंड दूसरी संख्या का एचसीएफ भी लेते हैं। तो 26 और 91 का तो हम क्या करेंगे 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ को हम थ्योरी वाले वीडियो में डिटेल से बता चुके हैं। तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम क्या होता है, दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं से क्या होती है कट जाती है। क्या होती है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्या से करता हो तो वह एलसीएम हो गया। और एचसीएफ का डिफिनेशन क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पर 26 और 91 का पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब हो जाएगा, डायरेक्ट भी हम लोग इस तरह 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, नहीं तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब हो जाएगा, 2 से लगेगा तो 13, अब तो नहीं लगने वाला है। इसी तरह एंड 91 का, तो 91 में कितना से लगने वाला है, यहाँ पर 9 1 10, 3 से तो नहीं कटने वाला है तो 7 से लगाएंगे, 13 7 91 होता है तो 13। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे 26 और 91 का पहले एचसीएफ है तो एचसीएफ ही निकाल लेते हैं, इसीलिए एचसीएफ ऑफ 26, 91 बराबर कितना हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होता है, जो दोनों में हो, कौन सी, जो दोनों में हो और न्यूनतम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों में होना चाहिए और न्यूनतम घात होना चाहिए, उसको लेते हैं। यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 को क्या करेंगे काट देंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है तो 7 को भी नहीं लेंगे, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है तो 13 को लेंगे, क्या करेंगे 13 को लेंगे। अगर यहाँ पर इसमें 2 को 13 होता है, कितना 13, 2 को 13, 7 गुना 13। मान लीजिए यहाँ पर 91 के अतिरिक्त कोई और संख्या होता,
उसका गुणनखंड 7 गुना 13 आता। तो पर भी हम क्या लेते, सिर्फ एक 13 लेते और इन संख्याओं का क्या हो जाता, एचसीएफ हो जाता। तो एचसीएफ ऑफ 26 51 में क्या कितना निकलेगा, 13। कितना निकलेगा, 13। फिर और एलसीएम ऑफ 26 51, तो क्या करेंगे अब, एलसीएम ऑफ 26 51 का निकालेंगे। तो एलसीएम 26 और 51 कितना करेंगे, यहाँ पर इसमें क्या है, 2 गुना 13 है। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब है, 2 गुना 13 है। और 51 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब है, 7 गुना 13 है। तो इसमें 2 है, इसमें नया है तो 2 को भी लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें 7 है, इसमें नया है तो 7 को भी लेंगे। उसके बाद इसमें 13 है, इसमें 13 है तो 13 को लेंगे। अगर मान लीजिए इसमें 2 को 13 होता, 91 के जगह पर दूसरा कोई संख्या होता और उसके गुणनखंड में 2 को 13 होता तो 13 पर पावर 2 लेते, मतलब 2 को 13 लेते गुणनफल, मतलब 2 को 13 लेते गुणनखंड के रूप में। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है, 91 गुनी 2 कर लेंगे तो 2 गुना 1 2 होता है, 9 दूनी 18, 182 हो गया। तो 26 और 91 का एलसीएम कितना हो गया, 182 हो गया। तो आइए इसको हम जांचते हैं। क्या करेंगे, अब जांचना भी पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो जांच इस तरह लिख देंगे। तो दोनों संख्याओं गुणनफल, तो 26 गुना क्या करेंगे, अब 91 करेंगे बराबर 13 गुना क्या करना है, अब 182 करना है। क्या करना है, 13 गुना 182 करना है। तो 26 और 91 को यहाँ पर चलिए गुना कर लेते हैं। 91 गुनी 26 करना है तो 6 का ही क्या होता है, 1 गुना 6 6 होता है, 9 6 के 54, 54 का 54 दे दिए। उसके बाद 1 गुनी 2 2 होता है, 9 दूनी 18 होता है। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 6 4 2 6 कितना 6 दे दिए। उसके बाद 8 5 13, उसके बाद यहाँ पर 1 2 23 कितना हो गया, 66 हो गया। तो आइए इसको भी जांच करते हैं हम। 182 गुना 13 को 182 गुना क्या करेंगे, अब 13 करेंगे। तो 3 दूनी 6, 8 3 24 का 4, उसके बाद 3 का ही 3 2 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 6 8 5 13 का 3, उसके बाद 1 2 2366। तो इसका मतलब हो गया 2366 बराबर कितना, 2366। तो जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या निकला, एलसीएम गुना एचसीएफ निकल गया। उन्हीं संख्या का एलसीएम और उन्हीं संख्या का एचसीएफ, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो जांच में आए क्या सही है। तो इस प्रोसेस से प्रश्न संख्या 2 में जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सभी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें भी आइए हम एक प्रश्न सॉल्यूशन करके बता देते हैं। तो इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का कितना, 3 का हम दूसरा नंबर का प्रश्न सॉल्यूशन करके बता देते हैं। 17 23 और 29, किसका, 17 23 और 29 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 में 17 तो अभाज्य संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 17 1 गुना 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 गुना 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 23 हो जाएगा।
इसी तरह 29 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें भी 29 भी क्या अभाज्य संख्या है तो 1 से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, तो 1 से लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 गुना 29 दे दिए। तो इसमें तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17, 23 और 29 का जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ का परिभाषा बताए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पर 1 के अतिरिक्त कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 17, 23 और 29 को काट दें, तो इसीलिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या दिए, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम किस तरह निकालते हैं, तो एलसीएम बड़ी घात लेकर गुणनफल करते हैं, इसके अतिरिक्त जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो उसको भी लेते हैं, किसमें, एलसीएम निकालने में। एंड एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29 हो जाएगा। क्या सब हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29 हो जाएगा। तो इसको गुना करके जितना आंसर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह इसमें जितना भी प्रश्न है उसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। क्या है प्रश्न, 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। और एलसीएम मांग रहा है 306 और 657 का ही कौन सी मांग रहा है, एलसीएम निकालने के लिए। तो इसी प्रोसेस से बन जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। इसी फार्मूला पर इसको बैठाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या 4 है। कितना है, प्रश्न संख्या 4 है। तो प्रश्न संख्या 4 है, तो आप लोग प्रश्न क्या बोल रहे हैं वो समझ गए होंगे। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो दिया गया है एचसीएफ ऑफ 306, 657 बराबर कितना है, 9 है। इसका मतलब 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। और इन्हीं संख्या का कौन सी मांग रहा है, एलसीएम मांग रहा है। तो इसीलिए एलसीएम ऑफ 306, 657 बराबर वाट, यह मांग रहा है। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, उन्हीं संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या कितना है, 306 है। चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है गुना एचसीएफ होता है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या कितना है, 306 है, गुना दूसरी संख्या कितना है, 657 है, बराबर एलसीएम कितना है। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 9 है। तो गुना 9 गुना में कितना देंगे, 9 गुना में कितना देंगे, एलसीएम देंगे। तो चलिए अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम दे दिए, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह गुना के रूप में है तो बराबर के जब बाएं तरफ लाएंगे तो कौन सी रूप में आ जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 6 हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 6 से कटने वाला है या नहीं है। तो 6 से काटने का मतलब है जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है वह संख्या 6 से कटेगा, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता हो, करने का मतलब जो संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे वह संख्या क्या होता है, 6 से कटता है। यहाँ पर 306 है तो ये 2 से तो कटता है, 6 3 9 3 से भी कटता है, इसलिए अब संख्या क्या 6 से डायरेक्ट कट जाएगा। चलिए 6 से इसको काटते हैं। 6 5 से कितना होता है, 30 होता है। 6 का 6 51 बार में कट गया। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर
51 गुना क्या करेंगे 657 करेंगे। तो इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। जितना आएगा क्या लिखेंगे तब, अतः एलसीएम ऑफ 306,657 बराबर कितना, उतना हो जाएगा आंसर। तो आई होप प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन भी आप लोग समझ गए होंगे। रह गए हैं तो इस वीडियो में हम बताने के लिए बता देते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और मोबाइल से अपलोड करने में बहुत कठिनाई होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 एंड प्रश्न संख्या 7 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आई होप आज का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए।